अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिफ्थ वीक का पहला लेक्चर करते हैं स्टार्ट। इसमें 5-6 हमने कवर करने हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स, और उम्मीद है पिछला काम आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। आर्टिकल्स आज करने हैं वो हम देख लेते हैं। कंडक्टेंस कवर करनी है, कंडक्टिविटी करनी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर है, और वायर मूव इसकी एप्लीकेशन जो है वेरिएबल रजिस्टर, ये करना है। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। सबसे पहले कंडक्टेंस जो है ये क्या चीज़ होती है। अगरचे इसको बुक में फॉर्मली डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये कि जाहिर है कि रेजिस्टेंस अगर हिंड्रेंस होती है टू फ्लो ऑफ चार्ज, तो कंडक्टेंस जो है वो है डिग्री ऑफ ईज है, कितनी सहूलत देता है मटेरियल चार्ज को अपने अंदर से पास करने से। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ज़ाहिर है इसके यूनिट भी जो है रेसिप्रोकल करके आएंगे। ओम को अगर हम जो है उल्टा पढ़ें तो जो है ओम जो है इट वुड बिकम मो। तो मो जो है इसका यूनिट है कंडक्टेंस का, लेकिन इसके अलावा एसआई सिस्टम में सीमेंस भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। कंडक्टिविटी जो है वो जैसे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन होती है, उसी तरह से कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस की टर्म में डिफाइन हो सकती है, यानी कि इट इज़ कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटीरियल। कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटीरियल। ज़ाहिर है कि जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, उसी तरह से कंडक्टिविटी जो है इसका सिग्मा इसका सिंबल है, ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी RA/L, यहाँ पे ये रेसिप्रोकेट होके इन्वर्स होके फ्लिप होके आ रही है, लेंथ ऊपर आ गई है, रेजिस्टेंस और एरिया नीचे है। जो यूनिट जो है इसका हम कंडक्टिविटी से रेजिस्टिविटी से निकाल सकते हैं, वो ओम मीटर थी, यहाँ उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो मो पर मीटर आ जाएगी या सीमेन पर मीटर आ जाएगी कंडक्टिविटी के यूनिट्स। दोनों जो हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ज़्यादातर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की टर्म्स में ही करते हैं। तो ये थी हमारी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। सब इफेक्ट करना है टेम्परेचर का ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है अच्छे कंडक्टर्स का इट यूजुअली इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अच्छे कंडक्टर्स का जो है रेजिस्टेंस आम तौर पे बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो आम तौर पे मतलब है कि हमेशा नहीं, लेकिन आम तौर पे। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आमतौर पे अच्छे कंडक्टर वो पहले ही रूम टेम्परेचर पे आयनाइज्ड है, बाहर है अपने एटम से, फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है निकालने के लिए, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, उसके लिए आपको पता है एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आमतौर पे रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे जो है लैटिस वाइब्रेशन तो बढ़ जाती हैं, जो एटम मौजूद हैं मटेरियल के अंदर उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन ये कि क्या चीज़ नहीं बढ़ सकती, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उनमें इजाफा नहीं हो सकता। इसलिए कि सेकेंड आयनाइजेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो आम तौर पे अवेलेबल नहीं होती रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, टेम्परेचर जो है तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि दो लैटिस वाइब्रेशन जो हैं, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस जो के मौजूद हैं सॉलिड के अंदर, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कोलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये बिहेवियर जो है ये सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का नहीं है। सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स में आम तौर पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। क्यों? इसलिए कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स में क्या चीज़ कम है पहले से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहली कम है। तो इनके कम होने की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। इसके नतीजे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पे भी बेशक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेंगी, लेकिन उनका असर जो है उसको आमतौर पे ये जो हमारा फिनोमेना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ के आने से रेजिस्टेंस का कम होना, ये डोमिनेट करता है, इसको सरपास करता है, ये उससे उसके ऊपर जीत जाता है उससे। तो आम तौर पे रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए कि एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में जो है वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बढ़ते हैं, इस वजह से आमतौर पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है बिहेवियर वो मुख्तलिफ है या उल्टा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बिहेवियर। अच्छा, इसी में आगे चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखना है। ये अगर आपको याद हो तो मैट्रिक में हमने किया हुआ है इस किस्म की चीज़ कि चेंज इन लेंथ जो है प्रोपोर्शनल ये बराबर होती है अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी के। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्रोसीड करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि आर नॉट रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आर टी अगर टेम्परेचर है टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर जब देखेंगे कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है यानी आर टी माइनस आर नॉट वो किसके प्रोपोर्शनल है। एक तो एक इनिशियल रेजिस्टेंस के, बिल्कुल जैसे चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल होती थी ओरिजिनल लेंथ के। अगर लेंथ ओरिजिनली मटेरियल की ज़्यादा है तो उसकी लंबाई में इजाफा भी ज़्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। उसी तरह से अगर मटेरियल की इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस में जो इजाफा है वो भी ज़्यादा होगा। तो डेल्टा आर यानी कि प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन ये ऑब्वियस बात है कि जो भी चेंज है वो टेम्परेचर ही ला रहा है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और डेल्टा टी क्या है, जो मौजूदा टेम्परेचर है माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जिसको ये हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना हुआ है। तो जितना चेंज इन डिस्टेंस है वो टेम्परेचर की वजह से, ज़ाहिर है जब टेम्परेचर आप चेंज करेंगे बढ़ाएंगे तो साथ में जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे इक्वेशंस को तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आ रहा है आर नॉट डेल्टा टी के। तो डेल्टा आर फाइनली दोनों को मिलाएंगे इक्वेट करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस हो जाएगी इक्वालिटी से। तो ये आ गया डेल्टा आर अल्फा इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे आ रहा है। इसको हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फ़ा को अगर हम पिछली स्लाइड में अगर अलग करें इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा को हम यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से अगर हम पढ़ें तो क्या बनेगा, इट इज़ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अल्फ़ा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अब यहाँ देखें हम ऊपर नीचे दोनों तरफ रेजिस्टेंस है तो इसके यूनिट कट जाते हैं, यानी कि जो यूनिट्स आएंगे वो 1 ओवर टेम्परेचर के टर्म से आएंगे, वो आ जाएंगे केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स भी कह सकते हैं, एक बार केल्विन इनवर्स ही आमतौर पे कहते हैं। तो ये हमारे पास अल्फ़ा है, इट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अल्फ़ा यहाँ पे यहीं से समझ आ रहा है कि दो तरह के बिहेवियर पॉसिबल हैं। एक है अल्फ़ा पॉजिटिव बिहेवियर। अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब है कि जब न्यूमरेटर में आर टी आर नॉट से बड़ा, तो आर टी जो है आर नॉट से बड़ा होने का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो हमें पता है कि ऐसा हमने पीछे पढ़ा है कि किस में होता है, किस किस्म के मटेरियल में होता है, कंडक्टर्स में होता है। कंडक्टर्स के अंदर आमतौर पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा पॉजिटिव मटेरियल जो हैं वो हैं आमतौर पे अच्छे कंडक्टर, जबकि अल्फ़ा नेगेटिव मटेरियल जो हैं वो कौन से हैं, दूसरी तरह के मटेरियल हैं जिसमें आर टी जो है जाहिर है कि छोटा है आर नॉट से। तो आर टी आर नॉट से छोटा कब होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस मटेरियल का गिर रहा है। ये बिहेवियर हमने पीछे तय किया था कि इस किस्म का बिहेवियर हमें कहाँ नज़र आता है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में।
तो आम तौर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस फॉल करता है, तो इनके लिए अल्फ़ा नेगेटिव होगा, और अल्फ़ा पॉजिटिव होता है ऐसे मटेरियल्स के लिए जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अच्छा जी, तब अगर हमारे पास मटेरियल है, हम देखना चाह रहे हैं कि इसी फार्मूले को जो हमने पीछे ड्राइव किया उसको हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं अब इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी की वेरिएशन है वो क्या होगी, वो टेम्परेचर। अगर हमारे पास मटेरियल है जिसकी डायमेंशंस नहीं चेंज कर रहे, मतलब इसका है कि लेंथ और एरिया जो है अगर हम रखें इसका कांस्टेंट, यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगी। तो अगर ये डायमेंशन कांस्टेंट हो, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ मटेरियल कांस्टेंट हो, तो फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। एल इसलिए कि आर किसके बराबर होता है, रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे अगर हमने एल और ए को जो है वो कांस्टेंट मान लिया, तो जाहिर है कि आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा टू रेजिस्टिविटी। अब हमने पिछली इक्वेशन को अगर इस्तेमाल करें, एम्प्लॉय करें, तो आपको देखेंगे कि सीधा सीधा जहाँ जहाँ आर आ रहा था वो सीधा सीधा रिप्लेस हो जाएगा विद रेजिस्टिविटी। तो जहाँ आर था, आर टी था, वहाँ पे रो टी आ गया, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और चेंज इन टेम्परेचर। इस इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे सामने जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा हम एक और तरीका आ गया जिससे अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अल्फ़ा अगर याद है हमें तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है। इस तो हम इसका कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये थोड़ा अगर हम छोटा कर दें तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, इसको हम कह सकते हैं अब कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। किसी भी चीज़ की वैल्यू में जो चेंज है उसको अगर उसके ओरिजिनल असल वैल्यू से डिवाइड करें तो ये उसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है। यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जो है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है अल्फ़ा की, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे अल्फ़ा को आर की टर्म में लिखें या रो की टर्म में लिखें, एक ही बात है, इसमें बिहेवियर जो है कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। अल्फ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव का वही मतलब है जो कि पिछली स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया। अल्फ़ा पॉजिटिव जो है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या रेजिस्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, अल्फ़ा नेगेटिव का मतलब है रेजिस्टिविटी कम हो रही टेम्परेचर के साथ। अच्छा जी, आज का हम देखते हैं आखिरी अपना टॉपिक, वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वायर वूंड का मतलब है जिस ऐसे रेजिस्टर्स जो कि जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, जो तार को लपेट के किसी चीज़ के ऊपर बनाए जाते हैं। इनमें एक्यूरेसी जो है इस किस्म के रेजिस्टर्स में ज़्यादा होती है, स्टेबल भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर कार्बन रेजिस्टर्स काउंटर पार्ट्स। इनकी निस्बत ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बेशुमार मटेरियल से बनते हैं। एक अच्छी चीज़ जो है जैसे निकल क्रोमियम है, एलॉय, ये अच्छी चीज़ है अपनी लो अल्फ़ा वैल्यू की वजह से। किस काम के लिए, वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टर बनाने के लिए निकल क्रोमियम एलॉय से बहुत दफ़ा बनाए जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन बहुत सारी दफ़ा। तो क्योंकि इनमें एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी अपने कार्बन रेजिस्टेंस वाले जो आम जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि आप कभी सर्किट खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा इस तरह के रेजिस्टेंस, उसमें 2-3-4 लाइनें पड़ी होती हैं। तो इस किस्म के रेजिस्टेंस के मुकाबले में ये तार वाले जो हैं, जो वुंडेड हैं रेजिस्टर्स, ये बेहतर होते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं। इनमें एक कॉमन एग्जांपल जो कि आपको अपनी लैब में इंशाल्लाह नज़र आएंगे जब आप कॉलेज खुलेंगे और लैब्स में जा सकेंगे, तो रियोस्टेट जो है वो बहुत हमारा कॉमन ऑपरेटर्स है। और सेकेंड ईयर में क्योंकि हैं ही ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, तो आपको ये तकरीबन हर एक्सपेरिमेंट में नज़र आएगा। तो हम देख रहे हैं रियोस्टेट क्या चीज़ होती है बेसिकली। तो एक ये है हमारे पास इंसुलेटर है, और इस इंसुलेटर के ऊपर जो है वो हमने तार लपेटी होती है, ये जो ऊपर मटीरियल लिखे हुए हैं उनके, और इस तार में दो जो तार के किनारे हैं उनको हम कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी। ठीक है, ये ए है
और ये जो है यहाँ पे बी है। देन ये दोनों तार के किनारे हैं, इनके दरमियान ज़ाहिर है कि रेजिस्टेंस फिक्स्ड है तार की और अच्छी खासी है। लेकिन एक हम यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी देते हैं ऊपर, यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसके ऊपर जो है हम बिठा देते हैं अपना राइडर। तो राइडर की जो लेग्स हैं इनसे आपको कांटेक्ट मिलता है। तो ये है आपका रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है? कोई इंसुलेटिंग सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर तार लपेटी होती है, उस तार के जो दोनों किनारे हैं उनको हम ए और बी कह रहे हैं। लेकिन एक स्लाइडिंग कांटेक्ट भी है या राइडर भी है, इससे जो कांटेक्ट बनता है आमतौर पे इसको सी से जाहिर करते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ टर्मिनल सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस किस्म के रियोस्टैट में तार जो लपेटने के लिए इस्तेमाल होती है उसका जो है वो कई सारी हैं, जैसे मैंगनीन है, इसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैंगनीज होता है और 4% जो है निकल होता है। इसके अलावा हमारे पास टंगस्टन वायर भी यूज़ होती है, कॉन्स्टेंटेन, लेकिन इसको आम तौर पे ज़्यादा पॉपुलरली हम कहते हैं यूरिका। यूरिका वायर जो है इसमें 55% कॉपर है और 45% निकल है। ये भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं अपना वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अच्छा जी, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या करता है? फिर जब आप मसलन स्लाइड्स को लेके जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि दरमियान में तार का इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो लेंथ है वो बढ़ी तार की, और लेंथ बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तार का रेजिस्टेंस यानी कि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट को लेके जाएंगे बी टर्मिनल की तरफ, तो रेजिस्टेंस जो है ए और सी के दरमियान में वो इंक्रीज़ करती जाएगी। इसी चीज़ को जो है हमने आगे सर्किट में भी दिखाया हुआ है, हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, ये है, वैसे मैं पहले बताया कि मैंगनीन या किसी और तार से बनता है, इसको इंसुलेटिंग सिलेंडर पे लपेटा हुआ है, इसके किनारे जो हैं वो ए और बी फिक्स टर्मिनल्स हैं, तीसरा टर्मिनल सी जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच्ड है, इसको तार के ऊपर मूव कर सकते हैं। इस तरह के कम्बिनेशन को हम रियोस्टैट कहते हैं या पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। रियोस्टैट जो है वो उसको फिक्स रेजिस्टेंस के तौर पर, अगरचे बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये कि अगर आप इसके सिर्फ किनारे यूज़ करें ए और बी, सी यूज़ ना करें, तो ये बिहेव करेगा ऐसे सादा फिक्स रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ज़्यादा। लेकिन हमें अगर रियोस्टैट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आमतौर पे आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस ही चाहिए होती है। लेकिन ये कि वैसे पॉसिबल है कि ए और बी टर्मिनल इस्तेमाल करके सर्किट में हम जो है रियोस्टैट को फिक्स रेजिस्टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करना है, तो फिर जो है ये वाला सर्किट जो है ये काम करता है। देखें, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने ए के साथ जोड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल खाली है, बी जो है फिक्स्ड एंड। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो सर्किट में हिस्सा है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस जगह जो है आपने सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से जो आउटपुट है, वेरिएबल करंट है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रियोस्टैट के दो सर्किट्स हैं एक जिसमें राइट साइड पे वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस के तौर पे रियोस्टैट पोटेंशियली इस्तेमाल हो सकता है। तो आगे चलते हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर यूज़ है रियोस्टैट का वो है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इसके जो दो फिक्स्ड एंड थे, ये ज़ाहिर है कि सिंबल है हमारे पास रियोस्टैट का, इसके जो दो फिक्स्ड एंड हैं ए और बी, ये हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए को प्लस सी के साथ जोड़ना है, ए को माइनस के साथ जोड़ सकते हैं, बी को प्लस के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आपको जो है वेरिएबल आउटपुट जो है वो आखिर में इस जगह मिल रही है, जिसको हमने यहाँ पे वी बी सी कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने बैटरी जोड़ी हुई है रियोस्टैट के साथ। बैटरी का जो असल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और लेकिन जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है, अब देखें जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B की तरफ लेके जा रहे हैं, तो A और C के दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिरेगा। मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं। अब सर्किट का जो करंट है वो है V ओवर R। R क्या है? R जो है वो AB तार की कुल लेंथ की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो है R।
तो ज़ाहिर है वो फिक्स्ड है, तो उसकी वजह से जो करंट सर्किट में जनरेट हो रहा है वो भी फिक्स्ड है। लेकिन अगर आर बी सी जो है वो बी और सी के दरमियान का रेजिस्टेंस है, तो आर बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ज़ाहिर है सर्किट में जो सीरीज़ में है जो करंट है आई जो ऊपर लिखा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है ऑफ वायर बिटवीन बी एंड सी, ये होगा। तो मैथमेटिकली देखें तो बी सी क्या है, वी बी सी, ये जो करंट है सर्किट का जैसे ऊपर दिखाया हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है तार का बिटवीन बी सी। तब यहाँ पे इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके कैसे लिखा हमने, दोनों आर्स इकट्ठे कर लिए, ऊपर छोटा वाला रेजिस्टेंस आर बी सी और नीचे सर्किट का कुल रेजिस्टेंस है आर। तो यानी कि इनके रेशो के तौर पे आउटपुट का वोल्टेज आ रही है। क्या मतलब है, जितना ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट को बी की तरफ लेके जाएंगे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस आर बी सी बढ़ेगी, और इसकी वजह से जो आउटपुट में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो बढ़ेगा। ज़ाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि सी कॉन्टैक्ट को उठा के ए के पास ले जाएं। जब सी को हम ए से टच कर देंगे तो बीच में कोई तार ही नहीं बची। जब लेंथ जीरो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट में आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। आउटपुट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये कि जब सी को चलाते चलाते बी पॉइंट तक ले जाएंगे तो सारी तार या सारी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगी, और अब जो है जो आउटपुट का आपका है वोल्टेज वो बढ़ते बढ़ते हो जाएगी वी। वी क्या है, जो बैटरी से सप्लाई आ रही है। इसका मतलब पोटेंशियल डिवाइडर के अरेंजमेंट से हम आउटपुट में ज़ीरो से लेके वी यानी कि जो बैटरी की वोल्टेज है ज़ाहिर है उस तक ही वेरिएशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो बैटरी या सोर्स की वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो हमारी वायलेट हो जाएगी। तो ज़ाहिर है आउटपुट इनपुट से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये था पोटेंशियल डिवाइडर और उसके मैथमेटिकल फॉर्म के आउटपुट में पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो क्या वोल्टेज देता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बस आज का इतना ही काम था, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दे पोटेंशियल डिवाइडर की। ये जो पोटेंशियल डिवाइडर आमतौर पे यूज़ होते हैं डिवाइसेस के अंदर, जैसा कि पंखे में ये हम घरों में हमें नज़र आता है। सॉलिड स्टेट रेगुलेटर जो है ये आम तौर पे अंदर इस तरह से सर्कुलर शेप का छोटा सा ये रियोस्टेट है, और तीन टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, किनारे ए और बी हैं, बीच में रेड वाली तार जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी। तो ये हम फ़ैन के लिए यूज़ कर सकते हैं या लैंप में डिमर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर की अमली हैं और भी बेशुमार एप्लीकेशन हैं, पर मैंने दो मिसाल के तौर पे इधर आपके सामने रख दी। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी चीज़ है, वो आपको चैप्टर से जोड़े रखेगी, चैप्टर क्लियर करेगी। तो आज जो है सिर्फ दो सवाल 5 और 7 कॉम्प्रिहेंसिव सवालों का आप अटेम्प्ट करें। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और एक ही से प्रॉब्लम है जो कि आज के लेक्चर से हो सकता है 2। ये काम होपफुली आप करके रखेंगे, इसी वक्त हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।